पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में, यानी पाइथन में किन किन तरीके के फंक्शंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था। और अगर मैं आपको उन फंक्शंस का नाम बताऊं तो आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ये फंक्शंस थे, पहला कैटेगरी का फंक्शंस था बिल्ट इन फंक्शन, सेकेंड कैटेगरी ऑफ फंक्शंस था फंक्शंस डिफाइंड इन ए मॉड्यूल, फंक्शंस डिफाइंड इन ए मॉड्यूल यानी ऐसे फंक्शंस जो किसी मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और थर्ड कैटेगरी का जो हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ा था वो था यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस यानी बिल्ट इन फंक्शंस हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा, हम लोगों ने फंक्शंस डिफाइंड इन ए मॉड्यूल देखा, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा पिछली क्लास में। हम लोगों ने यह भी बात की थी कि ये सारे फंक्शंस यानी फर्स्ट कैटेगरी के फंक्शंस और सेकंड कैटेगरी के फंक्शंस हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिए हैं, और क्लास 12th में अब हम लोग ये थर्ड कैटेगरी के फंक्शंस जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं ये पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने यह भी देख लिया कि ये जो 11th क्लास के फंक्शंस हैं और 12th क्लास के फंक्शंस हैं आपस में एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट हैं, ये सीखा हम लोगों ने। और इसके पिछले वाले वीडियो में यानी पिछली क्लास में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने खुद के फंक्शंस पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो का टारगेट है हमारा, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट अवर ओन और हाउ टू डिफाइन अवर ओन फंक्शंस इन पाइथन। चलिए शुरू करते हैं। ये सीखने के लिए कि किस तरीके से हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बना सकते हैं अपने, या डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, हम आ चुके हैं आईडीएलई की विंडो पर। देखिए, मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम करके दिखाऊंगा जिसमें मैं किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज नहीं करूंगा, यानी मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज नहीं किया गया होगा। उसके बाद मैं सेम प्रोग्राम को करूंगा यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से। तो तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन या क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद हम डिफरेंस समझेंगे दोनों में कि अगर हम प्रोग्राम को लिखते हैं विदाउट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, और जब उसी प्रोग्राम को लिखा जाता है यूजिंग एनी यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। किसी प्रोग्राम को विदाउट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना या लिखना ज्यादा बेटर अप्रोच है, या फंक्शंस की मदद से प्रोग्रामिंग करना ज्यादा बेटर अप्रोच है, ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये प्रोग्राम करते हैं विदाउट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। देखिए, प्रोग्राम में हम क्या करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम यूजर से 2 नंबर्स मांगे, 2 इंटीजर्स नंबर मांगे, या मैं बोल लेता हूं मेरा प्रोग्राम यूजर से 1 पेयर ऑफ नंबर मांगे। पेयर ऑफ नंबर्स का मतलब 2 नंबर ही हो गया। तो मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम यूजर से 1 पेयर ऑफ नंबर्स मांगे, उन 2 इंटीजर नंबर्स का सम कैलकुलेट करे, और उसके बाद उस सम को प्रिंट कर दे स्क्रीन पर। चलिए इस बात को करने के लिए प्रोग्राम में लिखते हैं विदाउट यूजिंग एनी यूजर डिफाइंड फंक्शंस, केवल उसकी मदद से जो हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा। तो चलिए मैं यूजर से एक नंबर मांग लेता हूं और उसे x नाम की वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। तो आई एम राइटिंग इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने यूजर से पहला नंबर एंटर करवा लिया। अब मैं यूजर से एक और नंबर मांगता हूं और उसे y नाम की वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। इंट अगेन इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। तो यहां पर जो यूजर सेकेंड नंबर एंटर करेगा वो y नाम की वेरिएबल में असाइन कर दूंगा मैं। तो पहला टास्क तो हमारा हो गया, यूजर से 1 पेयर ऑफ नंबर्स मांगने का मैंने अरेंजमेंट कर दिया। अगली बात थी कि यूजर जो है हमारा प्रोग्राम जो है इन नंबर्स का सम कैलकुलेट करे, तो हमने सम कैलकुलेट कर दिया। चलिए सम को हम एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। तो हमने s नाम की वेरिएबल में इन 2 नंबर्स का जो सम आया वो असाइन कर दिया। सेकेंड टास्क भी हमारा हो गया जिसमें हमने यूजर्स से लिए गए नंबर्स का सम कैलकुलेट करना था, वो भी हो गया। अब थर्ड टास्क है जिसमें कि हमें सम को प्रिंट करना है। तो सम को प्रिंट करने के लिए मैंने s नाम की वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, जो कि वैल्यू रख रहा है उन दोनों नंबर्स को ऐड करने से जो वैल्यू आई है। तो इस तरीके से मैंने इस प्रोग्राम को कंप्लीटली लिख लिया है। और चलिए चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं, और आउटपुट क्या दे रहा है। चलिए तो मैं इसे रन करता हूं। पहला नंबर हमसे मांगा जा रहा है, तो लेट्स अज्यूम मैंने एंटर कर दिया 4। सेकंड नंबर हमसे मांग रहा है, तो मैंने एंटर कर दिया 3, और 4 + 3 7 सही आ रहा है। तो चलिए प्रोग्राम हमारा ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं सेम प्रोग्राम को यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से भी आपको करके दिखाऊंगा। तो अब मैं सेम प्रोग्राम को यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से करके दिखा रहा हूं। देखिए, उससे पहले बात कर लें कि ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया ना,
इसमें मैंने कहीं भी कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस का यूज नहीं किया। हाँ, मैंने फंक्शन जरूर यूज किए हैं, जैसे कि मैंने इंट नाम का फंक्शन यूज किया विच इज ए बिल्ट इन फंक्शन, हमने इनपुट नाम के फंक्शन का यूज किया विच इज अगेन अ बिल्ट इन फंक्शन, और हमने प्रिंट फंक्शन का भी यूज किया दैट इज अगेन अ बिल्ट इन फंक्शन। यानी ये सारे के सारे फंक्शंस पाइथन की तरफ से डिफाइन किए गए हैं और हमें प्रोवाइड किए गए हैं, हम इन्हें केवल यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब सेम प्रोग्राम को करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से और सीखेंगे। अब हम लोग पहली बार सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। तो चलिए, किसी भी अगर आपको फंक्शन को डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको कीवर्ड यूज करना होगा जो है डेफ कीवर्ड। उसके बाद आप एक फंक्शन का नाम लिखिए जिस नाम से आप फंक्शन को बनाना चाहते हैं या डिफाइन करना चाहते हैं। देखिए, आप फंक्शन का नाम बेटर होगा कि थोड़ा मीनिंगफुल रखें, जो कि आपके फंक्शन को डिफाइन करे, जो आपके फंक्शन की काइंड ऑफ आइडेंटिटी हो, उसके काम से उसका नाम मैच होना चाहिए। जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूं, ये जो फंक्शन 3 टास्क करेगा, यूजर से 1 पेयर ऑफ नंबर मांगेगा, उनका सम कैलकुलेट करेगा और उन सम को प्रिंट कर देगा। तो जाहिर सी बात है, मेरा जो फंक्शन मैं बनाना चाह रहा हूं वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाना चाह रहा हूं। तो बेटर है कि मैं ऐड नाम से फंक्शन का नाम दूं। तो ये बात आपने सीखी कि सबसे पहले आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो आपको डेफ कीवर्ड लिखना है, और याद रखिए कि डेफ कीवर्ड में डी, ई और एफ तीनों के तीनों लोअर केस में लिखे जाएंगे। आप इनसे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी अपर केस लोअर केस का चेंजेस वेरिएशन नहीं कर सकते। सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको स्मॉल में ही लिखने हैं। तो आपको फंक्शन बनाने के लिए आपको डेफ लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नाम आपको चूज कर लेना है, फिर उसके बाद आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद आप कोलन लगाओगे और कोलन लगाने के बाद आप एंटर कर दो। आप ध्यान दो कि एंटर करने के बाद कर्सर कहां पर आया है। देखिए, कर्सर जो आया है थोड़ा सा इंडेंट होकर के आया है। कर्सर देखिए थोड़ा सा इंडेंट होकर के आया है, यहां पर आया है कर्सर। तो हां, इतना लिखने के बाद आप वो सारे स्टेटमेंट्स लिख दीजिए जो आप चाहते हो आपका फंक्शन परफॉर्म करे। और हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन ये 3 टास्क परफॉर्म करे, तो मैं इन्हीं चीजों को कॉपी करूंगा और यहां पर या कट कर लेता हूं और इन्हें यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो थोड़ा सा इंडेंटेशन की मिस्टेक हुई है, मैं इंडेंटेशन सही कर रहा हूं। और जी हां, तो इस तरीके से आपने सीखा कि फंक्शंस किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। देखिए, फंक्शन आपने क्रिएट कर लिया, आपका फंक्शन यूजर से 2 नंबर मांगेगा, उनका सम कैलकुलेट करेगा और सम प्रिंट करेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैंने F5 की प्रेस की। ओ, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मेरा प्रोग्राम फिर से 2 नंबर मांगेगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फिर मुझे सम आउटपुट में दे देगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या हो सकता है रीजन? चलिए रीजन के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम 12th क्लास में जो पढ़ेंगे फंक्शन, उनमें हम फंक्शंस को बनाएंगे भी और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जब जिस फंक्शन की जरूरत होगी उन्हें यूज भी करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हम लोगों ने केवल फंक्शन को डिफाइन कर लिया है, यानी बना दिया है, क्रिएट कर दिया है, लेकिन इस फंक्शन को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई, क्योंकि हम लोग फंक्शन को यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन के द्वारा जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाती है वो फंक्शनैलिटी नहीं मिल पा रही हमको। यानी इस फंक्शन में लिखी हुई जो लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं। रीजन बीइंग कि हम इस फंक्शन को यूज नहीं कर रहे हैं, केवल बना करके हमने रख लिया है। तो जी हां, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये फंक्शन इन 4 लाइंस यानी 3 टास्क को परफॉर्म करे तो हमें इस फंक्शन को यूज करना होगा। देखिए, किसी भी फंक्शन को यूज करने का मतलब होता है उस फंक्शन को कॉल करना। तो ये टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है कि वी हैव डिफाइंड द फंक्शन, और सेकंड जो हम लोग फंक्शन यूज करना मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूं, उसे टेक्निकल टर्म्स में पाइथन में बोला जाता है फंक्शन को कॉल करना। तो किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्या करना होता है बच्चे? देखिए, आप सबसे पहले उस फंक्शन का नाम लिखिए जिस फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हो और पैरेंथेसिस लगा करके उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। एक बात और समझिए कि अभी हम लोग जो फंक्शंस बना रहे हैं उसमें यहां पर जो पैरेंथेसिस हैं ये भी खाली हैं, और यहां पर जो फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं यहां पर जो पैरेंथेसिस हैं ये पैरेंथेसिस भी खाली हैं। आगे चल करके जब हम लोग और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे फंक्शंस को बनाने और कॉल करने के, तब इनमें हो सकता है कि हम लोग कुछ चीजें प्रोवाइड करें, कुछ वैल्यूज, कुछ वेरिएबल्स, कुछ एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करें, ऊपर भी और नीचे भी। वो बाद में बात करेंगे, डिस्कशन बाद में होगा। तो आपने सीखा कि किसी फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। आपको जिस भी फंक्शन को कॉल करना है उस फंक्शन का नाम लिखिए, पैरेंथेसिस लगा करके फंक्शन को कॉल कर लीजिए।
तो इस लाइन को जो मैंने यहां पर लिखी है, इस लाइन को बोलते हैं फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉल की लाइन है। अच्छा, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं फंक्शन इन्वोकेशन, INVOCATION। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है या फंक्शन इन्वोकेशन स्टेटमेंट है। अच्छा, कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमने जो ऊपर फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन में ये जो पूरा पोर्शन है यहां से लेकर के यहां तक, इसे बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। यहां पर हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। अच्छा, इस पूरे फंक्शन डेफिनेशन में जो पहली लाइन आपने लिखी है, दिस इज द फर्स्ट लाइन विच इज डेफ एड। डेफ एड में और कोलन जो आपने लगाया है, इसे बोलते हैं फंक्शन हेडर। इसे बोलते हैं फंक्शन हेडर। और नीचे आकर के जितनी भी लाइंस इंडेंटेशन के साथ लिखी होती हैं फंक्शन हेडर के नीचे, उन सारी लाइंस को बोला जाता है, उन्हें बोलते हैं फंक्शन बॉडी। यानी जो 4 लाइंस हैं, ये फंक्शन की बॉडी की लाइंस हैं। तो आप टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए क्या क्या हम लोगों ने बात की कि ये फंक्शन कॉलिंग की लाइन है, ये वाली, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन में 2 चीजें होती हैं, फंक्शन का हेडर होता है और फंक्शन की बॉडी होती है। अच्छा, हेडर में क्या क्या रखते हैं हम लोग, इस बात को समझिए। किसी भी फंक्शन के हेडर में हमेशा कुछ चीजें होंगी ही होंगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमेशा होंगी? एक तो आपको हमेशा डेफ नाम का कीवर्ड मिल ही जाएगा फंक्शन का हेडर में। बिना डेफ के फंक्शन का हेडर नहीं बनता। तो पहली बात जो आपको हमेशा देखने को मिलेगी फंक्शन के हेडर में है, दैट इज द डेफ कीवर्ड। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देखने को मिलेंगे। पैरेंथेसिस खाली भी हो सकते हैं और भरे भी हो सकते हैं उनके अंदर कुछ, और कोलन भी लगा मिलेगा। तो ये 4 की 4 चीजों श्योर शॉर्ट आपको मिलेंगी ही फंक्शन के हेडर में। फिर से देखिए, डेफ कीवर्ड मिलेगा, फंक्शन का नाम मिलेगा, पैरेंथेसिस मिलेंगे, खाली हो सकते हैं, अंदर कुछ लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कोलन मिलेगा। तो ये 4 चीजें आपको फंक्शन के हेडर में, कोई भी फंक्शन आप बनाइए, मिलेंगी ही मिलेंगी। अच्छा, तो ये सब मैं इरेज कर रहा हूं और अब बात करते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लिखा यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, और सेम प्रोग्राम को अभी कुछ टाइम पहले मैंने ऐसे लिखा था विदाउट यूजिंग एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आपके दिमाग में क्या ये डाउट नहीं आया कि सर, जब हम अपने प्रोग्राम को ऐसे चला रहे थे, इन 4 लाइंस की मदद से चला रहे थे, तब भी हमारा प्रोग्राम ऐसे आउटपुट दे रहा था, ऐसे आउटपुट दे रहा था, और जब हम अपने फंक्शन को ऐसे चलाएंगे तब भी ऐसा ही आउटपुट आएगा। चलिए मैं एक बार चला के देख लेता हूं, मैं चलाना भूल गया। पहले मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूं, फिर हम दोनों को कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। पहले इस प्रोग्राम को चला करके देखते हैं कि क्या अब हमें ये सही रिजल्ट देगा या नहीं देगा, क्योंकि अब हम लोगों ने फंक्शन कॉलिंग की लाइन ऐड कर दी है, पहले नहीं थी। तो जी हाँ, अब तो ये कम से कम चल तो रहा है। देखिए अब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। 4 3। जी हाँ, जब हमने फंक्शन कॉलिंग की लाइन ऐड की तब हमारा फंक्शन ठीक तरीके से काम कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं दोनों अप्रोचेस के डिफरेंसेस के बारे में। हमने इस प्रोग्राम को ऐसे चलाया, इन 4 लाइंस को चलाया, तब भी सेम तरीके से चल रहा था। देखिए तब भी ऐसे चल रहा था। जब हम लोगों ने इसी प्रोग्राम को ऐसे चलाया यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से, तब भी सेम ही आंसर आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा है। तो आपके दिमाग में क्या कभी ऐसा डाउट नहीं आया कि सर, जब हमें यही आउटपुट दोनों केसेस में मिल रहा है, तो क्यों इतनी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स चीजें कर रखी हैं? यहां पर सेकेंड अप्रोच में हमने डेफ लिया, फंक्शन का नाम दिया, फिर इंडेंटेशन का थोड़ा सा हेडेक रहा हमारे पास। इवन उसके बाद जो सबसे बड़ी हेडेक है वो हमारे पास फंक्शन कॉलिंग की है। ये एक बहुत बड़ा ओवरहेड है। ये अगर भूल गए, और जनरली देयर आर चांसेस कई बार भूल जाते हैं प्रोग्रामर्स, तो ये बहुत बड़ा हेडेक है, ओवरहेड है फंक्शन कॉलिंग का। तो सेकेंड वाले अप्रोच में तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो व्हाई नॉट वी यूज ऑलवेज द फर्स्ट अप्रोच? क्यों हम इतना लंबा रास्ता पकड़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स भी है वो रास्ता? देखिए, इसके एडवांटेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं ये आपको क्लियर कट बोल रहा हूं कि जो सेकेंड अप्रोच है अभी आपको हो सकता है डिफिकल्ट लग रही हो, कॉम्प्लेक्स लग रही हो, लेकिन सेकेंड वाली जो अप्रोच है जिसमें कि हम लोगों ने यूजर डिफाइंड फंक्शंस की मदद से प्रोग्रामिंग की है, दैट इज मच बेटर देन द फर्स्ट अप्रोच। दिस हैज मेनी एडवांटेजेस। इन एडवांटेजेस को हम लोग बात करेंगे।
लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। देखिए, अगर मैं चाहता फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात करना, तो फंक्शन की डेफिनेशन में आपसे फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता सकता था कि फंक्शन क्या होता है। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा है कि मैं चीजें आपको ज्यादातर याद करने के लिए नहीं बोलता हूं, मेमोराइज करने के लिए नहीं बोलता हूं। प्रोग्रामिंग आप कीजिए, प्रोग्राम्स लिखिए। अगर आप प्रोग्रामिंग कर पा रहे हैं, प्रोग्राम को समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए थियरी आंसर्स करना कुछ बड़ी बात नहीं है। अब आप फंक्शन को प्रॉपरली फॉर्मल वे में डिफाइन कर सकते हो। तो देखिए, फंक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे बोलूंगा। देखिए, ये एक ब्लॉक है, इसका ऐड फंक्शन का ब्लॉक। ये एक ब्लॉक है जिसका नाम है ऐड। तो मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन क्या होता है, एक नेम्ड ब्लॉक होता है और उस ब्लॉक में कोडिंग की गई होती है। तो आई कैन राइट माई डेफिनेशन नाउ इन दिस मैनर कि अ फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है और उस ब्लॉक ऑफ कोड का कुछ नाम होता है। अ फंक्शन इज ए नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड, और उस कोड ब्लॉक में क्या होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं। कह सकते हो आप, ब्रैकेट में ये भी डाल सकते हो, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। अ फंक्शन इज ए नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, और वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या करता है, दैट परफॉर्म्स वन स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क, वन स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो फंक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड हमारा होता है उसमें बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, और वो ब्लॉक ऑफ कोड कोई एक फंक्शनैलिटी या कोई एक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारे केस में ऐड नाम का फंक्शन हैज like 4 sequence of statements and it is performing the task of taking the two numbers from the user, calculating their sum and printing their sum। तो आप इस तरीके से फॉर्मल डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हो, a function is a named block of code, that code block of code has sequence of statements and that block performs one specific task। आप ये भी लिख सकते हो, that performs one specific task when that function is called। अदरवाइज इतना भी सफिशिएंट है। तो हम लोगों ने अभी फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात की, चलिए अब उस बारे में बात करते हैं कि क्यों सेकंड अप्रोच फर्स्ट अप्रोच से ज्यादा बेटर है। व्हाई शुड वी डू प्रोग्रामिंग यूजिंग और क्रिएटिंग मेनी और रिक्वायर्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। चलिए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं आपसे कुछ बात करता हूं। देखिए, कंपैरिजन के बारे में बात करने के लिए आप समझिए पहले इस बात को। यहां पर जो मैंने काम किया, 3 टास्क परफॉर्म किए। एक पेयर ऑफ नंबर्स यूजर से लिया, उनका सम कैलकुलेट किया और सम प्रिंट कर दिया। ये 3 टास्क मैंने एक बार परफॉर्म किए। अगर मैं आपसे बोलूं, लेट्स एज्यूम यू आर द प्रोग्रामर एंड यू आर राइटिंग दीज प्रोग्राम्स, मैं आपसे बोलता हूं कि नहीं जी, ये 3 टास्क आप प्लीज एक बार और कर दो मेरे लिए, कि यूजर से एक पेयर ऑफ नंबर फिर मांग लो, उनका सम फिर कैलकुलेट कर दो और फिर से जो नया सम आता है वो प्रिंट कर दो। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं, आई एम वेरी स्मार्ट। तो आप इन 4 लाइन्स को कॉपी करोगे और जहां पर अगेन पेस्ट कर दोगे। अच्छा चलिए ठीक है, 2 बार करवाने की बात थी तो ठीक है, आपने 2 बार पेस्ट कर दिया। मैं कहता हूं इस काम को 5 बार करो, तो आप, यू आर वेरी स्मार्ट, आप इसी काम को 5 बार पेस्ट कर दोगे। तो 1 2 बार हो चुका है, तीसरा, चौथा और 5वीं बार आपने पेस्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, आप जरा देखिए आपका कोड क्या देखने में ठीक लग रहा है। इस कोड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स, चलिए इस प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि सेकंड वाली अप्रोच क्यों बेटर है। हालांकि आप इससे भी बेटर आप मुझे आंसर कर सकते थे। अगर आपने सोचा है वो अप्रोच तो बहुत बेहतर है, मैं आपको आंसर भी कर देता हूं। आप ये भी बोल सकते थे कि सर ये 4 लाइंस को क्यों ना मैं लूप के अंदर डाल दूं। आप जितने बार कहोगे मैं उतने बार लूप चला दिया करूंगा। आप 50 बार भी कहोगे तो 50 बार भी वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो, वो 4 लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, दैट अप्रोच इज मच बेटर देन दिस अप्रोच। तो हम उस अप्रोच में भी बात करेंगे कि कुछ नुकसान है। पहले इस अप्रोच के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपका प्रोग्राम देखने में बहुत ही खराब लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपके प्रोग्राम में रिपीटिशन बहुत है। ये 4 लाइंस बार बार रिपीट हो रही हैं, 5 बार रिपीट हो चुकी हैं। ये शुक्र करो कि ये बंदे ने बोला है आपको 5 बार करने के लिए। अगर 50 बार बोला होता तो ये 4 लाइंस आप 50 बार कॉपी कर दिया होता आपने। तो आपके इस वाली अप्रोच में प्रॉब्लम है
कि कोड में रिपीटिशन बहुत है, कोड में रिपीटिशन बहुत है। दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस अप्रोच। अच्छा, इससे प्रॉब्लम यह है कि कोड को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। मेंटेन करने से मेरा क्या मतलब है? मेंटेन करने से मेरा मतलब है, लेट्स एज्यूम कि आपसे बोला गया कि इस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपको यूजर से इंटीजर नंबर नहीं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मांगने हैं और उनका सम कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है, अब आपको ये इंट की जगह पर फ्लोट लिखना पड़ेगा, यहां पर फ्लोट लिखना पड़ेगा, यहां पर फ्लोट लिखना पड़ेगा। तो ये सब चेंजेस आपको कितनी बार करने पड़ेंगे? क्योंकि ये आपका तीन टास्क आपके क्योंकि 5 बार परफॉर्म हो रहे हैं, तो आपको हर 5 बार जाकर के एक्चुअली हर एक बार में 2 बार चेंजेस करने पड़ रहे हैं। तो यहां भी 2 बार चेंजेस करोगे आप, 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 यहां भी 2 बार चेंजेस करोगे। टोटल 10 चेंजेस आपको करने पड़ेंगे और कहीं एक आध बार करना भूल गए तो फिर वो प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बात यह है कि इस तरीके की अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो कोड में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आएगी। जब कोड को मेंटेन करना होगा या उसमें कोई चेंजेस करने पड़ेंगे, अपडेशन करना पड़ेगा, तो मेंटेन करना का भी एक हेडेक है हमारे पास। अच्छा, ऊपर से कि रिपीटिशन बहुत हो जाता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अच्छा, मैं एक बात आपको और बताता हूं, बच्चे ध्यान से देखिए आप। ये प्रोग्राम जो है ना ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, कंज्यूम्स मच मेमोरी, मोर मेमोरी, कंज्यूम्स मोर मेमोरी। मोर इन द सेंस आई एम टॉकिंग इन कंपैरिजन ऑफ द सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच के कंपैरिजन में ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। किस अप्रोच से मैं बात कर रहा हूं? देखिए, ये भी एक प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है इस अप्रोच से प्रोग्रामिंग करने का। क्यों ज्यादा मेमोरी ले रहा है, इस बात को समझिए और मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो कि आपके इस वाले तरीके में है, यहां पर नहीं है। ये कोड में रिपीटिशन की भी प्रॉब्लम नहीं है, इस कोड में मेंटेनेंस की भी प्रॉब्लम नहीं है, इस कोड में और भी कुछ एडवांटेजेस भी मिलेंगे और मेमोरी भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। बात करते हैं पहले ये कि ये क्यों ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। देखिए, आप जरा मान के चलिए कि लेट्स एज्यूम, फॉर द टाइम बीइंग एज्यूम करिए, आपकी हर एक लाइन प्रोग्राम की चलने के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करती है। मेमोरी में 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ये मैं हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं, ये हर लाइन के लिए अलग अलग होगा। फिर भी मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि हर लाइन जो है आपकी 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करती है। यानी अगर आप इस प्रोग्राम यानी इस टास्क को एक बार परफॉर्म करते हो तो 4 इंटू 4 यानी 16 बाइट्स ऑफ मेमोरी आप एक बार कंज्यूम करोगे, मेमोरी में आपका प्रोग्राम कंज्यूम करेगा। और आप चला कितने बार रहे हो उसे? 5 टाइम्स चला रहे हो। तो एक बार चलाते हो तो 16 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा और अगर आप इस तरीके से 5 टाइम्स चलाओगे तो 16 इंटू 5 यानी 80 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर देगा। जबकि ऐसा यहां पर नहीं होगा। तो चलिए एक बार सेकेंड अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं कि सेकेंड अप्रोच में क्या बेटर है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सेकेंड अप्रोच यानी जिसमें हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की है, यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जहां पर हम लोगों ने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है और प्रोग्रामिंग की है। यहां पर क्या कुछ एडवांटेजेस हैं? देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है आपको कोड को करना, अगर आप करते हो फंक्शंस के थ्रू, तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका, रीयूजेबिलिटी। अगर आप फंक्शन बना करके प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो चलिए, कोड रीयूजेबिलिटी एक एडवांटेज है इसका। अब मैं बताता हूं कोड रीयूजेबिलिटी से कि मेरा क्या मतलब है। देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आप इसी 3 सेट ऑफ टास्क को 5 बार परफॉर्म करना चाहते हो या 2 बार परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप जितने बार भी परफॉर्म करना चाहते हो आप पहले वाले अप्रोच में उतने नंबर ऑफ टाइम्स लिख देते हो इन 4 लाइंस को। यानी अगर आप एक बार और परफॉर्म करना चाहोगे तो 4 लाइन बढ़ जाएंगी, एक बार और परफॉर्म करना चाहोगे तो 4 और लाइन बढ़ जाएगी, एक बार और परफॉर्म करना चाहोगे 4 और लाइन बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर अगर आप मुझसे बोलते हो कि सर मैं चाहता हूं कि ये एक पेयर ऑफ नंबर यूजर से एक बार और लिए जाएं, उनका सम कैलकुलेट किया जाए और एक बार और मुझे प्लीज सम दिखाया जाए, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 4 मोर लाइन्स अगेन, आई वुड बी कॉलिंग माई फंक्शन अगेन। दैट्स इट।
जरा सोचिए, ऊपर वाले इस अप्रोच में मुझे 4 लाइंस दोबारा ऐड करनी पड़ी थी, रिपीटिशन के साथ, वो भी बार बार वही लाइन लिखनी पड़ती हैं। और नीचे वाली अप्रोच में मुझे क्या करना पड़ा है, मैंने बस एक लाइन लिखी और वो दोबारा वो सारा काम हो जाएगा मेरे लिए। अभी मैं रन करके दिखाऊंगा आपको। और यही काम अगर मुझे एक बार और करने के लिए बोला गया होता, थर्ड टाइम बोला गया होता, तो मैं फिर से क्या करता, एक बार और कॉल कर लेता। लेकिन अगर आपको बोला गया होता कि तीसरी बार वो काम करने के लिए, तो आप थर्ड टाइम उन 4 लाइंस को लिख देते। यानी टोटल आपकी प्रोग्रामिंग में 4 4 4 टोटल 4 इंटू 3 12 लाइंस हो गई होती। एक बार और अगर मुझे बोला गया तो मैं एक बार और लिख दूंगा। तो जितनी बार मुझसे बोला जाता है काम करने के लिए, मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं सेकेंड अप्रोच में। बल्कि आप क्या करोगे, अगर फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हो, आप 4 लाइंस 4 लाइंस और ऐड करोगे, यानी 4 टाइम्स मोर लाइंस यू आर एडिंग इन द फर्स्ट अप्रोच। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी से मतलब मेरा ये है, आई हैव रिटन ए पीस ऑफ कोड, मैंने एक फंक्शन बना करके रख लिया है। whenever I require it, I just call it. And to call that code, I need only one line to write. That is function calling की line. तो कोड रीयूजेबिलिटी, अब मुझसे कोई 1000 बार भी कहेगा तो मैं 1000 नंबर ऑफ टाइम्स लिख दूंगा, या उसे भी मैं लूप में डाल सकता हूं। तो कोड रीयूजेबिलिटी जो सबसे बड़ा अप्रोच है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो है फंक्शन बना करके, यूजर डिफाइंड फंक्शन बना करके कोडिंग करने का। तो आई बिलीव आपको कोड रीयूजेबिलिटी समझ में आई है। अब बात करते हैं मेंटेनेबिलिटी की या मेंटेनेंस की। देखिए इस कोड को मेंटेन करना कितना आसान है। मेंटेनेंस यहां पर बहुत ही मेंटेनेंस स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। मेंटेनेंस भी आई बिलीव मैंने सही ही लिखी है। मेंटेनेंस एक यहां पर बहुत बड़ा हेडेक नहीं है। अगर मुझसे कोई बोलता है कि अब मेरे प्रोग्राम में मुझे यूजर से इंटीजर नंबर की जगह पर फ्लोट नंबर लेने हैं, कोई बात नहीं, मैं 2 जगह चेंजेस करूंगा, केवल फ्लोट यहां कर दूंगा और फ्लोट यहां कर दूंगा, दैट्स इट। और मेरा प्रोग्राम अगर ये काम 5 बार कर रहा होगा तो मुझे 5 अलग अलग जाकर के चेंजेस नहीं करने हैं, बस एक बार कर देना है फंक्शन की डेफिनेशन में जाकर के। तो कोड को मेंटेन करना आसान हो गया है। तो मेंटेनेंस एक आसान हो जाता है अगर मैं इस सेकेंड अप्रोच को यूज करता हूं, जहां पर मैं फंक्शन डिफाइन करके कोडिंग करता हूं। अच्छा, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कोड को रीड करना आसान होता है। आप जरा सोच के देखिए, ये भी स्माइली लाफिंग वाला है या स्माइली वाला, स्माइल करने वाला है, समझ लीजिए, जो भी है, रीड करना आसान हो जाता है। ऊपर वाले अप्रोच में देखिए, ऊपर वाले अप्रोच में आपने 5 4 टोटल 20 लाइंस लिख रखी हैं। कितना मुश्किल है इन्हें रीड करना, खिचड़ी जैसा बन गया है। जबकि यहां देखिए, ये मैंने 4 बार लिखा है, एक बार और लिख देता हूं, 5 बार ये भी वही काम कर रहा है। लेकिन इस कोड को समझना, पढ़ना, कितना क्लीनर लुक है इसका। तो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है अगर मैं सेकेंड अप्रोच यूज करता हूं। अच्छा, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, यानी अगर मैं सेकेंड अप्रोच यूज करके अपने प्रोग्राम को लिखता हूं, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू लिखता हूं, तो मेमोरी में जगह कम कंज्यूम होती है। देखिए कंप्यूटर साइंस में ना मेमोरीज यानी मेमोरी का बहुत बड़ा खेल है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जल्द से जल्द, यानी कम टाइम में आउटपुट दे और कम से कम मेमोरी कंज्यूम करे। और सेकेंड अप्रोच से अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो मेमोरी कम कंज्यूम होगी। रीजन बीइंग, आप समझिए ध्यान से, कि जैसे कि मैंने आपको पिछले केस में बताया कि हम ये मान के अगर चलें कि हर एक लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए 4 बाइट्स यानी 4 बाइट्स की मेमोरी ले रही है, यानी अगर हम एक बार इन 3 टास्क को परफॉर्म करेंगे तो 4 4 16 यानी 16 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम होती है। और अगर ये काम मुझे 5 बार करना पड़ गया तो मुझे 80 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम होगी। लेकिन चलिए अगर मैं इस वाले अप्रोच के बारे में बात करता हूं, देखिए 4 बाइट्स की मेमोरी यहां कंज्यूम होगी। मैं आपको एग्जैक्ट मेमोरी कंजम्पशन नहीं बता रहा हूं, एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। 4 बाइट्स की ये कंज्यूम करेगा, 4 बाइट्स की ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। टोटल हो गई 16 बाइट्स की मेमोरी। कुछ बाइट्स की मेमोरी यहां पर कंज्यूम होगी और कहीं पर थोड़ी थोड़ी मेमोरी कंज्यूम होगी। लेकिन जरा देखिए, ये 16 बाइट्स की मेमोरी है। चलिए मान लेते हैं थोड़ी बहुत मेमोरी और कहीं कंज्यूम हो गई, 2 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम हो गई, 18 बाइट्स की मेमोरी। मैं कह रहा हूं कि हमारा प्रोग्राम 18 बाइट्स में काम कर देगा पूरा का पूरा। सेकेंड अप्रोच से अगर मैं करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली 18 बाइट्स लगेगी।
तो कहां पर 18 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम होना और कहां पर 80 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम होना। और मैं ये 18 बाइट्स क्यों बोल रहा हूं, अब मैं आपको ही समझाता हूं। देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए कि यहां पर 18 बाइट्स या इतनी कम मेमोरी क्यों कंज्यूम हो रही है। देखिए, आप समझिए, लेट्स एज्यूम आप अपने घर में कुछ लोगों को यू वांट टू गिव ट्रीट और यू वांट टू थ्रो अ पार्टी टू सम पीपल एट योर होम। आप अपने घर में कुछ लोगों को पार्टी देना चाहते हो और आप 100 लोगों को इनवाइट करना चाहते हो। यू वांट टू इनवाइट टोटल 100 पर्सन एट योर होम फॉर द पार्टी। अच्छा, जनरल बात मैं ये मान करके चल रहा हूं कि हमारे घरों में 100 लोगों को इकट्ठे पार्टी देने का तो अरेंजमेंट नहीं होता है कि हम 100 लोगों को इकट्ठा घर के अंदर बुला लें और पूरा मेला जैसा लग जाए, बारात जैसी हो जाए। इतने लोगों का तो अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे के सारे लोग इकट्ठे आ जाएंगे। दे विल बी कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। तो मुझे तो या तो फिर पार्टी देने का आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूं, घर मेरा उतना ही बड़ा है, तो मैं अगर स्मार्टनेस दिखाऊं तो थोड़ी सी मैं ऐसे कर सकता हूं। मैं लोगों को ना टाइमिंग यानी स्लॉट के हिसाब से बुलाऊं। मैं बोलूं कि 9 से मुझे कितने लोगों को पार्टी देनी है, मुझे टोटल 100 लोगों को पार्टी देनी है। मैं बोलता हूं 20 लोग आए इस स्लॉट में, मैं स्लॉट लिख देता हूं। 20 लोग आए, लेट्स अज्यूम 9 टू 11 AM के बीच में। फिर अगले 20 लोग आए 11 AM से आप मान लीजिए 1 PM के बीच में, 11 AM से 1 PM के बीच में। फिर अगले लोग आए 20 लोग यहाँ आए, 20 लोग यहाँ आए। फिर 1 PM से लेकर के 3 PM के बीच में 20 लोग आ जाएं। फिर 3 PM से लेकर के 5 PM के बीच में 20 लोग आ जाएं और फिर 5 PM से लेकर के 7 PM तक के बीच में 20 लोग आ जाएं। और ऐसे कर करके मैंने लोगों को चंक्स में बुलाया, एक छोटे छोटे ग्रुप में बुलाया और मैंने 100 लोगों को पार्टी दे दी और उतने ही स्पेस में सारे लोग पार्टी ले लिया, सारे लोगों ने। तो यही अप्रोच जो फॉलो होती है सेकंड वाले में होती है। यहां पर क्या होता है कि 16 बाइट्स और प्लस लेट्स एज्यूम 2 मोर बाइट्स यानी टोटल 18 बाइट्स। 18 बाइट्स की मेमोरी में कंज्यूम होती है जब आपका प्रोग्राम का फंक्शन एक बार चल चुका होता है, तो वो 18 बाइट्स की मेमोरी रिलीज हो जाती है। और फिर जब दोबारा आप आपका फंक्शन कॉल करते हो, कि पहली बार में 18 बाइट्स कंज्यूम हुई, फंक्शन ने अपना काम किया और 18 बाइट्स की मेमोरी रिलीज हो गई। अगेन आप उस 18 बाइट्स की मेमोरी का यूज कर सकते हो। फिर अगेन आप 18 बाइट्स का मेमोरी यूज कर सकते हो, क्योंकि पहले जो 18 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम हुई थी वो रिलीज हो चुकी है। फिर आप 18 बाइट्स यानी उसी मेमोरी का कंज्यूम कर सकते हो, फिर आप उसी मेमोरी का कंजम्पशन कर सकते हो। तो टोटल उतनी ही स्पेस थी 18 बाइट्स की, उसी में बार बार लोग आए, बार बार लोग चले गए, बार बार लोग आए, बार बार लोग चले गए। फंक्शन आया चला गया, आया चला गया, ऐसे करते करते 18 बाइट्स में ही सारा काम हो गया। जबकि पहली वाली अप्रोच में था सारी की सारी लाइंस एक ही टाइम पर मौजूद थी, प्रेजेंट थी मेमोरी के अंदर और ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेंगी। तो मैंने आपको कोशिश की है ये बात समझाने के लिए कि बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है। हालांकि इतनी डिटेल में आपको आंसर्स नहीं लिखने हैं, आपको बस इतना लिखने को पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस। देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी आप समझिए। इस वीडियो में हम लोगों ने पहले सीखा कि फंक्शन अगर हम बनाना चाहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सीख लिया, वेरी गुड। सेकेंड बात, हम लोगों ने फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन देखी कि फंक्शन को अगर हमें डिफाइन करने को पूछा जाए तो फंक्शन को डिफाइन कर सकें, जिसमें हम लोगों ने बात की अ फंक्शन इज ए नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स वन स्पेसिफिक टास्क व्हेन कॉल्ड। ये बात की, सेकेंड बात हम लोगों ने इस वीडियो में की। थर्ड बात जो हम लोगों ने वीडियो में सीखी कि एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, कि अगर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बना करके कोडिंग कर रहे हो तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो आपको सीधा सीधा लिखना है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एडवांटेजेस के नाम पर ये सब लिख देना है। एडवांटेजेस में ये लिख देना है, आप लिखोगे बेटर कोड रीयूजेबिलिटी, बेटर मेंटेनेंस, बेटर कोड रीडेबिलिटी एंड बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप फंक्शन की डेफिनेशन के साथ साथ फंक्शन की एडवांटेजेस भी चिपका सकते हो। ठीक है,
तो चलिए इन प्रोग्राम्स का आउटपुट निकाल करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी काम को मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले हम लोग फर्स्ट अप्रोच से किए गए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, सेकंड वाले को बाद में करेंगे। तो यहां पर ये जो 4 लाइंस हैं ये टोटल 5 टाइम्स लिखी गई हैं, तो मैं इन्हें 5 टाइम्स तो एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, अदरवाइज मुझे 5 बार 2 अलग अलग नंबर्स देनी पड़ेंगे, तो वो टाइम लगेगा काफी। तो इसलिए मैं इसे 5 बार ना करके केवल 3 बार कर लेता हूं एग्जीक्यूट। तो मैं इतना पोर्शन हटा देता हूं। तो इस पोर्शन को यानी सेकंड अप्रोच वाले प्रोग्राम को हम लोग बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। अभी फर्स्ट अप्रोच से किए गए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें वापस मैं इंट कर देता हूं और जैसा हमने पहले स्टार्टिंग में किया था वही ओरिजिनल सिचुएशन पर अपने प्रोग्राम को ले आता हूं। तो अब ये 4 लाइंस टोटल 3 बार एग्जीक्यूट की जा रही हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कि ये काम एक्चुअली हमें आउटपुट में नजर आएगा भी या नहीं। तो इसे मैं रन कर रहा हूं और जी हाँ, इसने काम करना शुरू कर दिया है। प्रोग्राम ने आउटपुट हमें दे रहा है। पहली बार इसने हमसे मुझसे नंबर पूछा तो मैंने लेट्स अज्यूम यहां पर पहला नंबर दे दिया 4। अगली बार इसने मुझे जब सेकंड नंबर पूछा तो मैंने इसे 3 दे दिया। फिर इसने मुझे सम प्रोवाइड कर दिया और फिर से देखिए इसने मुझसे नंबर्स मांगना शुरू कर दिया है। सेकंड टाइम ये एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर अगेन लेट्स अज्यूम मैंने इसे 23 दे दिया और सेकंड नंबर 24 दे दिया, तो इसने मुझे 247 दे दिया इनका सम। फिर से थर्ड टाइम इसने मुझे नंबर मांगना शुरू किया मुझसे और मैंने इस बार लेट्स अज्यूम 14 एंड सेकंड नंबर 15 दे दिया। तो जी हाँ, थर्ड टाइम इसने चला प्रोग्राम चला और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। तो जी हाँ, इस तरीके से जब हम लोगों ने प्रोग्राम को किया तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब सेकंड अप्रोच से जो हम लोगों ने सेकंड मेथड से प्रोग्रामिंग की है, जिसमें हम लोगों ने यूजर डिफाइंड फंक्शंस की मदद से ये काम किया है, उसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अगेन यहां पर भी मैं इस प्रोग्राम को 5 टाइम्स एग्जीक्यूट ना करके, इस फंक्शन को 5 टाइम्स कॉल ना करके टोटल 3 टाइम्स ही करूंगा, जिससे मुझे बार बार वैल्यूज ना एंटर करनी पड़े। तो यहां पर मैं इन्हें भी एंटर कर देता हूं और चलिए देख लेते हैं कि ये भी 3 टाइम्स इस काम को करेगा या नहीं करेगा। चलिए मैं इसे भी रन करता हूं। तो जी हाँ, इसने भी मुझसे नंबर मांगना शुरू कर दिया है। ये पहली बार है मुझसे नंबर मांगा जा रहा है। तो मैंने यहां पर 4 प्रोवाइड किया और यहां पर मैंने 3 प्रोवाइड कर दिया। तो जी हाँ, इसने पहली बार मुझसे नंबर मांगा और सम प्रोवाइड कर दिया। देखिए सेकंड टाइम भी इसने मुझसे नंबर मांगना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये ऐड फंक्शन अब सेकंड टाइम कॉल हो रहा है, इसलिए ये 4 लाइंस फिर से एग्जीक्यूट हो रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर मैं आप इसको सेकंड टाइम भी नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं 23, 24 एंड अगेन इसने मुझे 47 इनका सम दे दिया है। एक बार और इसने मुझसे नंबर मांगा, थर्ड टाइम मैंने इसे 14 दे दिया और मैंने इसे 15 दे दिया। तो जी हाँ, इसने 29 मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर दिया और 3 बार इसने मुझसे ये नंबर्स मांगे, सम प्रोवाइड किया और उसके बाद प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो जी हाँ, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारे पहले अप्रोच से किए गए प्रोग्राम और सेकंड अप्रोच से किए गए दोनों प्रोग्राम सही आंसर दे रहे हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है।